एक अनाथ आश्रम था। उसमें रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। एक बार वह मौका पाकर अनाथ आश्रम से भाग जाता है। तभी उसे पास में एक कबाड़ी दिखता है। उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वह कुत्तों को भगा देता है। कबाड़ी कहता है, कौन हो तुम? मेरा नाम रवि है और मैं अनाथ आश्रम से भाग कर आया हूँ। तो तुम रहते कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं। आश्रम से तो मैं भाग आया हूँ, पर मैं रहूँगा कहाँ, खाऊंगा क्या, कुछ नहीं पता। पहले इंसान हो जिसने एक कबाड़ी को कुत्तों से बचाया। आज से तुम्हारा दुख मेरा, मेरा सुख तुम्हारा। चलो मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कबाड़ बेचकर गुजारा करता हूँ। ठीक है। रवि और अशोक एक ही घर में रहने लग जाते हैं और कबाड़ बीनकर जो कुछ भी मिलता था उसे मिल बांटकर खा लेते थे। एक बार एक साधु कुछ चावल लेकर मोहल्ले में घूम रहा था। क्या है? कोई मेरे चावल बना दो। इतने से चावल है, इन्हें कौन बनाएगा बाबा? जाओ यहाँ से जाओ। भाई मेरे चावल की खीर बना दो। हमारे पास इतने वक्त नहीं है जो तेरे जरा से चावल की खीर बनाए। जा कहीं और जाकर बनवा ले। साधु आगे बढ़ जाता है और वह अशोक की झोपड़ी पर पहुंचता है। भाई मेरे चावल की खीर बना दो। आओ साधु महाराज, पहली बार हमारी झोपड़ी में कोई साधु महाराज आए हैं। अशोक साधु को आदर भाव से अपनी झोपड़ी में लेकर आता है और उनका आदर सत्कार करता है। तभी रवि भी वहां आ जाता है। नमस्कार साधु महाराज, आप यहाँ आए बहुत खुशी की बात है। खुश रहो बेटा, हर मनोकामना पूरी हो तुम्हारी। पर बेटा मैं यहाँ थोड़े से चावल लेकर घूम रहा हूँ। कोई मेरे चावलों की खीर बना दे, पर कोई नहीं बना रहा है। क्या तुम बना सकते हो? हाँ महाराज, मैं आपके दिए हुए चावलों की खीर बना तो सकता हूँ, पर मेरे पास दूध नहीं है। कोई बात नहीं रवि, मैं पास के दुकान से दूध लेकर आता हूँ। अशोक दूध लेने के लिए चला जाता है। भाई मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। क्या तेरे पास पैसे हैं? नहीं तो। जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। अशोक वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वहाँ देखता है कि किसी का मकान बन रहा था और वहाँ मजदूरों की जरूरत थी। अशोक वहाँ मजदूरी करता है। मकान मालिक जब उसे पैसे देने लगता है तो वह मना कर देता है। मुझे पैसे नहीं, थोड़ा सा दूध दे दो। एक साधु महाराज मेरे यहाँ खीर बनवाने आए हैं और हमारे पास दूध नहीं है। पर जितनी मजदूरी तुमने की है उतने में दूध नहीं आएगा। मुझे बहुत सारा दूध नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दूध दे दो। और मकान मालिक उसे थोड़ा सा दूध देता है। अशोक दूध लेकर अपनी झोपड़ी में चला आता है। ले रवि, मैं दूध ले आया, तू खीर बनाना शुरू कर। साधु रवि को चावल देते हैं। साधु महाराज, ये चावल तो ज्यादा है और दूध कम। इतनी कम दूध में सारे चावल की खीर नहीं बन सकती। कोई बात नहीं बेटा, आधे चावलों की खीर बना दो और आधी चावल किसी बर्तन में करके रख दो। रवि आधे चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को दे देता है। बेटा तुम भी खीर खा लो। साधु महाराज, ये तो बहुत थोड़ी सी खीर है, इसे पहले आप खा लीजिए। साधु महाराज सारी खीर खा जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तभी अशोक को याद आता है कि उनके चावल रह गए हैं और वह भागा भागा उसके पीछे जाता है। साधु महाराज, आपके आधे चावल रह गए। बेटा ये तुम्हारे हिस्से के चावल हैं, इन्हें तुम ही रखो। अशोक उन्हें लेकर वापस झोपड़ी में आ जाता है और एक बर्तन में रख देता है। रवि, साधु ने तो ये चावल लिए नहीं। चलो 2 दिन इन चावलों से गुजारा हो जाएगा। हाँ, तू सही कह रहा है। अगले दिन रवि जब चावलों का बर्तन देखता है तो उसमें देखता है कि चावल 2 गुने हो गए हैं। अशोक रवि को आवाज लगाता है और उसे चावलों का बर्तन दिखाता है। रवि और अशोक जितने चावल उस बर्तन में निकालते वो डबल हो जाते। रवि अशोक से कहता है, यार अशोक, ये चावल तो जादुई हैं, जितना बनाओ उतने ही बढ़ जाते हैं। क्यों ना हम इससे दूसरों की मदद करें, क्योंकि एक समय था जब हमारे पास ही खाने के लिए नहीं था, आज है। क्यों ना इसे बांटा जाए, दूसरों का भला किया जाए। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था।
अब दोनों भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू करते हैं। उनके मोहल्ले में कोई भी भूखा नहीं सोता। तभी एक आदमी भागा भागा वहाँ आता है। रवि, अशोक, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अरे रवि, पता है पास के गांव से मिलता हुआ जो पुल था ना नदी के ऊपर, वो टूट गया है। अरे वो तो बहुत पुराना पुल था, टूट कैसे गया? ना जाने वो कैसे टूट गया। अब वहाँ एक बस फंसी हुई है जिसमें स्कूल के बच्चे हैं। वो बस नदी में गिरने वाली है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। रवि और अशोक दोनों भागे भागे वहाँ जाते हैं और साथ में जादुई चावल के दानों को भी ले जाते हैं। वहाँ जाकर वह दोनों देखते हैं कि नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा है। अशोक, अब क्या किया जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक ही चारा है। हमारी हर मुसीबत में इन जादुई चावलों ने हमारी मदद की है। अब यह जादुई चावल ही हमें उस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ रवि, तू सही कह रहा है। अशोक एक मुट्ठी चावल नदी के बाएं तरफ फेंक देता है और वहाँ चावलों की एक दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ फेंकता है तो वहाँ से भी दीवार बनकर पानी रुक जाता है। अब बीच में पानी में जब वह चावल फेंकता है तो वह चावल फूल कर एक गधे में बदल जाता है और वहाँ खड़ी भीड़ में एक आदमी कहता है, अरे ये क्या? इन चावलों की दीवारों ने तो पानी का बहाव रोक दिया है। अरे हाँ, ये चावल तो जादुई चावल है। और देखो ना, बीच में चावल के गड्ढे भी बन गए हैं। तभी स्कूल की बस जो लटकी हुई थी चावल के गधों पर गिर जाती है और गिरने पर किसी को चोट भी नहीं आती। वहाँ उपस्थित लोग रवि और अशोक की बहुत तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं और आशीष जो रवि और अशोक से जलता था, अरे ये तो जादुई चावल है, क्यों ना मैं इन चावलों से फायदा का सौदा कर लूं। वह जादुई चावल चुराने आ जाता है और चावल को चुरा लेता है। ए मेरे प्यारे चावल, तुम और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। आशीष के कहने पर चावल बढ़ने शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते चावल का ढेर लग जाता है और चावल बढ़ना रुकते नहीं हैं। अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? अरे तब भी आशीष देखता है कि चावलों का ढेर भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है। चावल एक भयानक रूप ले लेता है और सबको नुकसान पहुंचाने लगता है। आशीष डर जाता है। ये सब क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भयानक राक्षस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी आशीष वहाँ से बाहर की तरफ भागता है और दानव अभी भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो भागते भागते साधु के पास पहुँच जाते हैं। तब साधु महाराज दानव को शांत करते हैं महाराज, कृपा करके इसको शांत कीजिए। और साधु महाराज जादुई चावल कमंडल में ले लेते हैं और दानव शांत हो जाते हैं। साधु महाराज, यह जादुई चावल ने एकदम से दानव का रूप कैसे ले लिया? आशीष, तुमने इन्हें लालच के लिए इस्तेमाल किया और इसने एक राक्षस का रूप ले लिया। रवि और अशोक की नीयत साफ थी और उन्होंने परोपकार में इन चावलों का प्रयोग किया, इसीलिए जादुई चावल भी साफ नीयत से उनकी मदद करता रहा। जैसी करनी वैसी भरनी। पवन अपने भैया भाभी के साथ रहता था। पवन बहुत सीधा साधा और सबकी मदद करने वाला लड़का था, परंतु उसकी भाभी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आए दिन उसको ताने देती थी। वह घर का सारा काम करता था, फिर भी उसकी भाभी उसको बहुत सताती थी। पवन, जरा चाय बनाना, अच्छी सी बनाना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ठीक है भाभी, मैं बना कर लाता हूँ। पवन चाय बनाने के लिए जाता है तो उससे एक कप टूट जाता है। अरे तू मेरे कप का सेट खराब कर दिया, अब इस कप का सेट पूरा कैसे होगा? काम वाम कुछ करता नहीं है, आए दिन कारनामे करता रहता है। अब यह कप टूट गया है तो हर्जाना कौन भरेगा? अब ऐसा कप कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? भाभी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बस गलतियाँ करता रहता है और बाद में मीठी मीठी बातें करके माफी मांगता है। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर बोझ बनकर रहेगा। पवन को बहुत दुख होता है और वह कप के टुकड़ों को समेटना शुरू कर देता है। एक दिन पवन बाहर से सब्जी लाता है। क्या लाया है सब्जी में? भाभी, आज तो बहुत महंगी सब्जी थी, सारे पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए या तूने अपने ऊपर खर्च कर लिए? मुझे बेवकूफ मत बना, चालाकी जानती हूँ मैं तेरी। और सब्जियाँ देखना शुरू करती है। इतने सारे पैसे दिए थे तुझे और तू सारे पैसों से सब्जी लेकर आ गया और सब्जी भी कुछ खास नहीं लाया। सच सच बता, तूने बाकी के पैसे कहाँ खर्च किए? भाभी, मैं सोच रहा हूँ आज सब्जी बहुत महंगी थी,
सारे के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। जितनी सब्जी आपने मंगाई थी मैंने सारी सब्जी तो ले आया। अब भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी तो तू बिस्कुट खाकर गया, दोबारा भूख लग गई। खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा और तुझे इस घर से भी निकलना पड़ेगा। पर भाभी क्यों? मुझे घर से क्यों निकाल रही हो? मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आए दिन तेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मेरी बस की नहीं है तेरे खर्चे उठाना। निकल जा अब तू मेरे घर से। पवन भूखा प्यासा घर से निकल जाता है और वह रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है एक मटके बेचने वाला ठोकर खाकर गिर गया। वह भागा भागा उस घड़े वाले के पास जाता है और कहता है, भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, पर मेरे सारे घड़े टूट गए हैं। इन्हें मैंने मेहनत से बनाया था। चलो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। और पवन उस आदमी को उसके घर तक छोड़ने चल पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेरी मदद की। आज के समय में ऐसे मददगार व्यक्ति कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। भाई तुम क्या काम करते हो? मेरे पास ना घर है ना ही काम है, मैं घर छोड़कर आ गया हूँ। भाई मैं भी यहाँ अकेला ही रहता हूँ, बीमार रहता हूँ। मेरे पास बाजार में घड़े और बाकी चीज बेचने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, तो उसके बदले मेरी मदद कर देना और जो मुनाफा होगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। फिर उससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मुझे भी मदद मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया है। कुछ दिन बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। वह पवन से कहता है, पवन, मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। मैं ये अपना बर्तन बनाने का काम तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। और वह आदमी स्वर्ग से धार जाता है। एक दिन पवन बर्तन बना रहा था। अरे ये चक्का तो बहुत पुराना हो गया है और इससे अच्छे बर्तन भी नहीं बनते। मुझे कोई नया चक्का लेना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे बर्तन बनाकर बाजार में बेच पाऊंगा। पवन घर के अंदर किसी काम से जाता है तो वहाँ उसे कोने में खड़ा एक चक्का दिखाई देता है। पवन उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे यहाँ पे तो चक्का रखा है, मुझे अब कोई दूसरा चक्का लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसी पहिए से अच्छे अच्छे बर्तन बना सकता हूँ। पवन उस पहिया से बर्तन बनाना शुरू करता है। जैसे ही वह मिट्टी पहिया पर रखता है तभी रसोई से आवाज आती है। वह दौड़कर रसोई की तरफ जाता है और देखता है कि बिल्ली ने सारा खाना गिरा दिया होता है। अरे बिल्ली ने सारा खाना गिरा दिया, ये बिल्ली रोज काम बिगाड़ती रहती है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक घड़ा बना हुआ रखा है। मैंने तो पहिया पर मिट्टी रखी थी, घड़ा अपने आप कैसे बन गया? और कितना सुंदर और अच्छा बना है। ये किसने बना दिया? हो सकता है मैंने ही बनाया हो और मैं भूल गया हूँ। पर बिल्ली तो सारा खाना गिरा गई। अब मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, मैं खाना कहाँ से लेकर आऊँ? मिट्टी उठाने के लिए पीछे होता है तभी पहिए पर एक थाली खाने की आ जाती है। अरे ये थाली कहाँ से आ गई? इतना मजेदार खाना कौन रख के चला गया? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ये सब इस पहिए की वजह से तो नहीं हो रहा है। पवन उस पहिए पर दोबारा थोड़ी सी मिट्टी रखता है और कहता है, पहिया पर एक फूलों का गुलदस्ता बन जाए। तभी उस समय से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ एक सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई है। इससे जो मांगो मिल जाता है। इसकी मदद से तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। पवन एक चौक की मदद से तरह तरह के डिजाइनदार बर्तन बनाता है और बाजार में बेचता है, जिससे आने वाले पैसों से वह गरीबों की मदद करता है और जरूरतमंद जिनके पास काम नहीं हुआ करता उनको मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता है। उसकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी। यह बात उसकी भाभी करुणा को भी पता चली और वह उससे मिलने आई। पवन, तूने तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हाँ भाभी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे घर से ना निकालती तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता। यह तो मेरी खासियत है, पर फिर भी सब मुझे बुरा ही कहते हैं। पर यह सब तूने इतने कम समय पर कैसे किया? भाभी, मुझे ये चक्का एक आदमी ने दिया था, जो जादुई चक्का है। इससे जो भी मांगता हूँ वो सब मुझे मिल जाता है, जिसकी वजह से मैंने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं इससे सुंदर सुंदर नक्काशीदार बर्तन बनाकर बाजार में बेचता हूँ।
अच्छा तो यह बात है, इस पहिए की वजह से यह सब हुआ है। करुणा उस पहिए की मदद से रातों रात अमीर होना चाहती है। एक दिन करुणा ने उस पहिए से हीरे मांगे और उस चौक में करुणा को हीरे दे दिए। उन्हें दिखाने के लिए वह अपने पति के पास आई। देखो जी, मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अब हमारी भी गिनती अमीरों में होगी। जैसे ही उसने अपने पति को हीरे दिखाए, वे मिट्टी के हो गए। कहाँ है तुम्हारे हीरे? मुझे तो यहाँ पर मिट्टी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आज क्या दिन में से ही सपने देख रही हो? अरे हीरे कहाँ गए? अभी तो मेरे हाथ में थे, मैंने पहिए से मांगे थे और पहिए ने मुझे दिए थे। यह सब इस पहिए के कारण हुआ है। यह मेरी इच्छा पूरी नहीं करता और पवन की हर इच्छा पूरी करता है। ना रहेगा पहिया और ना ही रहेगी पवन की कोई इच्छा। करुणा पास में रखे हुए डंडे से पहिए की पिटाई करती है। पहिए को गुस्सा आता है और वह घूमना शुरू करता है। घूमते घूमते वह पहिए में से एक काला धुआं निकलता है और वह करुणा के मुंह पर जाकर लग जाता है। अरे यह क्या हुआ? मेरे चेहरे पर काली कैसे लग गई? यह तो हट भी नहीं रही है। हे भगवान, मेरी सुंदरता, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। पहिए का पहिया दोबारा घूमता है, उसमें से आग के गोले निकलते हैं और करुणा के सर पर गिरते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी कुछ पत्थर भी उस पहिए में से निकलकर करुणा के सर पर गिरते हैं। अरे कोई इस पहिए को रोको, ये मेरी बीवी को मार डालेगा। बचाओ बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ। तभी वहाँ पवन आ जाता है। पवन, देखना, ये तेरा जादुई पहिया मेरी बीवी तेरी भाभी को मार डालेगा। इसको शांत कर। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? इससे पहले तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तेरी भाभी ने लालच में आकर इससे हीरे मांगे थे और इसने नहीं दिए थे तो तेरी भाभी ने इसको डंडे से मारना शुरू कर दिया, जिससे इसको गुस्सा आ गया और इसने तेरी भाभी का यह हाल कर दिया। जादुई पहिया, शांत हो जाओ और मेरी भाभी को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और वह जादुई पहिया शांत हो जाता है। जादुई पहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है, पर अभी तुम्हें जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जादू का कोई गलत इस्तेमाल करे। तभी पहिए से आवाज आती है। पवन, तुम बहुत ही नेक लड़के हो। तुम चाहते तो मेरे जादू से कुछ गलत कर सकते थे, पर तुमने मेरे जादू का सही उपयोग किया। तुम्हारी बात मानकर मैं इस समय पहिए में से जादू निकाल देता हूँ, पर इस पहिए में से तुम मेहनत करके अपना जीवन जीना और सबकी मदद करना। पहिए में से जादू निकल जाता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब पवन सही से अपनी मेहनत से बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है, सबकी मदद करता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। एक किराए के मकान में रमेश और सरिता नाम के एक दंपत्ति रहते थे। रमेश के कमर पर कुबड़ था और सरिता को आँखों से कम दिखाई पड़ता था। रमेश को पास के बाजार में जूते चप्पल ठीक करने के लिए जो पैसे मिलते थे, उसी से उनका घर चलता था। किसी दिन तो अच्छी कमाई हो जाती थी, पर किसी दिन खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी। एक दिन रमेश अपनी जगह पर चप्पल ठीक कर रहा था तो एक आदमी ने उसे दुत्कार दिया। अरे जरा जल्दी कर, इतना टाइम लगाता है। हाँ, तुम छोटे लोग क्या समझोगे वक्त की कीमत क्या है? चल जल्दी कर। साहब, आपकी जूते जोड़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है। रमेश को रोज इसी तरह की गालियां सुनने मिलती थीं। एक बार वह बाजार से घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो टोकरी में चेरी भरकर बेच रही थी और दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा था। रमेश ने जब उस ट्रक को आते देखा तो बहुत तेजी से भागा और उस बुढ़िया को धक्का दे दिया। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी जान बचा ली। अगर आज तूने धक्का नहीं दिया होता तो यह ट्रक वाले ने तो मुझे कब का उड़ा दिया होता। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, पर आप इतनी गर्मी में नंगे पैर सड़क पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अपने पोते के साथ यहाँ पास की झोपड़ी में रहती हूँ और चेरी बेचकर अपना और अपने पोते का पेट पालती हूँ। मेरे पास चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। रुको माँ जी, मैं कुछ करता हूँ। रमेश अपने थैले में से चप्पल बनाने का सामान निकालकर एक जोड़ी चप्पल बनाकर माँ को देता है। लो माँ जी, ये चप्पल पहन लो। नहीं बेटा, मेरे पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। नहीं माँ जी, इसके मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अपना बेटा समझकर मुझसे ले लीजिए। ठीक है बेटा। और अपनी बिखरी हुई सारी चेरियों की तरफ देखती है। उसमें से कुछ चेरी उठाकर वह रमेश को दे देती है और कहती है,
बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है, पर यह मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ले और इन्हें खा लेना। भगवान तुझे तरक्की दे और तू सबकी इसी तरह मदद करता रहे। बुढ़िया और रमेश अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रमेश घर पहुंचकर सरिता को सारी बातें बताता है। सरिता, आज तो कुछ भी नहीं बेचा। कोई बात नहीं जी, कुछ बचने से अच्छा है कि आपने किसी बुढ़िया की मदद की। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रमेश उन चेरियों को सरिता को दिखाता है और कहता है, आज तो कुछ बेचा ही नहीं, ये चेरी ही मिली है, इन्हें ही खाकर गुजारा कर लेते हैं। और उन्हें एक टोकरी में रख देता है। उसमें से कुछ चेरी निकालकर वह दरवाजे की तरफ चलता है और उन्हें खा रहा होता है। तभी मकान का मालिक उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। अरे, मकान मालिक आज फिर आ गया किराया मांगने। मेरे पास तो पैसे नहीं है, इतनी मुसीबत आई हुई है, अब ये पैसे मांगेगा तो मैं इसको कहाँ से दूंगा। भगवान, कुछ तो मदद कर। रमेश, अरे ओ रमेश, मुझे आज का किराया चाहिए। अरे, मैं तो इसके सामने भी खड़ा हूँ, इसको मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। रमेश, तू कहाँ पर है या नहीं घर पर? ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा और मुझे कल किसी भी हालत में किराया चाहिए। मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, ना जाने इसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। और वह अंदर आ जाता है और सरिता से कहता है, सरिता, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? नहीं तो, पर तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। रमेश चेरी साइड में रख देता है और दिखाई देने लगता है। कहाँ से आवाज आ रही थी? आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे और आपकी आवाज ही आ रही थी। जब तक ये चेरी मेरे हाथ में थी तब तक मैं गायब हो गया था। अब मैंने चेरी साइड में रख दिया तो मैं तुम्हें दिखने लगा हूँ। मुझे लगता है ये चेरी जादुई है। रमेश और सरिता कुछ चेरी खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो रमेश का कुबड़ ठीक हो गया होता है और सरिता की आंखों की रोशनी भी लौट आती है। उस टोकरी में जितनी चेरी निकाली थी उससे दोगुनी हो जाती हैं। सरिता, देखो तो सही, ये चेरी तो बढ़ती ही जा रही है। ये तो जादुई चेरी है और हमारी परेशानी भी दूर हो गई। इनसे हम अपना व्यापार कर सकते हैं। और दोनों बहुत खुश होते हैं। रमेश टोकरी में से चेरी निकालकर व्यापार करना शुरू कर देता है। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। समय बीतता जाता है और वह बाजार में एक बड़ी सी दुकान फलों की लगाना शुरू कर देता है। एक दिन वही बुढ़िया जिसने रमेश की मदद की थी, वह दौड़ी दौड़ी रमेश के पास आती है और कहती है, बेटा, मेरा पोता बहुत बीमार है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। रमेश चलते चलते अपनी जेब में 2 चेरी डाल लेता है और बुढ़िया के घर पोते के पास पहुँच जाता है। रमेश पोते को चेरी खिलाने की कोशिश करता है। बेटा, यह क्या कर रहे हो? मेरा पोता खाने की हालत में नहीं है, यह कैसे खाएगा? इसके मुंह से चेरी निकाल दो। माँ जी, आप देखते ही जाइए। थोड़ी देर में एक अद्भुत चमत्कार होता है। बुढ़िया का पोता एकदम से स्वस्थ हो जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसे चमत्कार हो गया? अभी तक तो यह बहुत ही खराब हालत में था और एकदम से स्वस्थ कैसे हो गया? रमेश बेटा, तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया? तुम्हारा बहुत बहुत आभार। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जादुई चेरी ने किया है। ये वही चेरी है जिसको आपने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया था। ये चेरी एक जादुई रूप में मेरे पास आई थी और इन्होंने मेरी दिन ही बदल दिया। ये जादुई चेरी हर काम सही कर देती है। मैंने वही जादुई चेरी आपके पोते को खिलाई और वो एकदम से स्वस्थ हो गया। यह तो सच में जादुई चेरी है बेटा। जी, आपके आशीर्वाद से आज मैं एक संपन्न व्यापारी बन गया हूँ और मैं ये कुछ पैसों की भेंट आपको देना चाहता हूँ। कृपा करके इसको स्वीकार करें। वहीं दूसरी ओर रमेश का मकान मालिक रमेश से चिढ़ने लगता है और वह चेरी चुराने की सोचता है। रात को उसके घर में घुसकर चोरी करके चेरी को ले जा रहा होता है। अब मैं देखता हूँ कि रमेश इन चेरी को अपने किसी काम में कैसे लगाता है। और वह उनको एक टोकरी में रख देता है। रात को वह चेरी बढ़ती नहीं है तो मकान मालिक को गुस्सा आता है और वह उन्हें जलाने लगता है।
मैं इन चेरियों को जला देता हूँ। ना रहेगी चेरी, ना होगी तरक्की। तभी सारी चेरी उड़ उड़कर उसकी ओर आने लगती है और उसको मारने लगती है। वह बहुत परेशान हो जाता है और चेरियों को लेकर रमेश के घर पहुंचता है और रमेश से कहता है, रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी चेरियों को चुरा कर ले गया था और उन्होंने मुझे सबक सिखा दिया। ये चेरी अपने पास ही रख लो। रमेश उन जादुई चेरियों को लेकर बहुत खुश होता है और दूसरों की मदद करने में उसका इस्तेमाल करता है।